हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसके प्रत्येक पार्ट को हम बारी बारी से डील करेंगे। इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डील करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास में पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि के कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। दोस्तों, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो डॉक्टर प्राइमरेज को दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की कृति है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इनतू का किया इनतू। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। तो लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम जो है उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो वी.ए. स्मिथ ने किया था। अब आगे दिया है, इतिहास के कालखंडों का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों, इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक कालखंड, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक है। आधे ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है। और ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 600 ईस्वी पूर्व से आगे है। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत था प्रागैतिहासिक काल में, और लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, अपठनीय था। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे। अब आगे दिया है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था?
तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। आगे है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु जो हैं वो प्राचीनतम राजा थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त वंश का मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। आगे है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर। खरोष्टी जो लिपि थी दोस्तों वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक जो है वो मनु स्मृति को माना जाता था। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक जो है वो मनु स्मृति को माना जाता था। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। अब आगे दिया है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसे मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। अगला पॉइंट है, पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पूरा लेख विद्या से अभिप्राय है दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया? तो डार्विन को माना गया। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक जो है वो डार्विन को माना गया। अगला है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला से। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला से प्रसिद्ध है। अगला है, वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। वेनसोंग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। आगे दिया है दोस्तों, प्रमुख अभिलेख व शासक। तो प्रमुख अभिलेख व शासक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। किस शासक के बारे में था? तो कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख जो था वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित था। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित था। आगे दिया है, बौद्ध स्तंभलेख किस
से जानकारी मिलती है, शुंग काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो वो पुस्तक है सीयू की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन सीयू की पुस्तक में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने किया? तो अल बरूनी ने किया था। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था। आगे दिया है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे है मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की उल्लेख मिलता है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। आगे दिया है चीनी लेखकों का वर्णन। तो चीनी लेखकों का वर्णन के बारे में हम डील करेंगे। सबसे पहला है लेखक में फाहियान। फाहियान जो था वो उसका समय था 399 से 414 और उसका रचना था भारत दशा का विवरण। तो फाहियान जो 399 से 414 उसका समय था, उसका रचना था भारत दशा का विवरण। और यह जो था फाहियान, यह प्रथम चीनी यात्री था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, जिसको राजमहल कहा जाता है, उसको देव निर्मित बताया था। अगला है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग का जो समय था वो 629 से 645 ईस्वी था। इसकी रचना थी सीयू की। ह्वेनसांग जो था वो सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि या नीति का पंडित कहा जाता है। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया और इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। अगला है इत्सिंग। इत्सिंग का जो समय था वो 673 से 675 ईस्वी था और इसकी जो रचना थी वो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं थी। इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था जो नालंदा में अध्ययनरत रहा। आगे दिया है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अब दोस्तों अगला टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। पाषाण काल जो था, स्टोन एज इंग्लिश में बोलते हैं पाषाण काल को। तो इसको पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेजोलिथिक एज कहते हैं और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व था। मध्य पाषाण काल का जो समय था वो 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व था और नव पाषाण काल जो समय था वो 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व था। अब फिर से पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को जो है फिर से 3 भाग में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 26 लाख से 5000
50,000 ईस्वी पूर्व था और मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व था और उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 40,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व था। आगे दिया है दोस्तों, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का जो श्रेय था वो किसे दिया जाता था? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता था। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता था। आगे है मानव इतिहास का प्रारंभिक काल जो है वो क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारत और के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो था वो जम्बू द्वीप का खंड था। अगला है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो उसे सामान्यतः पिथैकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। अगला है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी के किनारे है वहाँ से मिलता है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अगला है जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। आगे है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारकों को पहचान जो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। अगला है प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला है मनुष्य के सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। अगला है प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो कुत्ता था। स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। अगला है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है आदमगढ़ से मिले थे। अगला है मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्राप्त हुई थी। अगला है मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? तो जौ था। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ था। अगला है चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग, जिसको इंग्लिश में कॉपर एज कहते हैं। तो चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे एक टेबल दिया गया है जो कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहला स्थल है इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। इनाम गांव जो था वो महाराष्ट्र में था और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य जो है वो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले थे। तो इनाम गांव से जो कि महाराष्ट्र में है कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले थे। दूसरा है दैमाबाद जो कि ये भी महाराष्ट्र में है। कलश समाधान तथा कलश के घरों
के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। और सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल ये है। तीसरा है नवदा टोली, जो कि ये भी महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया था और यहाँ से चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला है। अगला है नेवासा। जो कि ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। अगला है ताम्रवती, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। आगे दिया है दोस्तों, नवपाषाण काल शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। और भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहते हैं। तो कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए थे? तो नवपाषाण काल से। आगे है, पेबल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। अगला है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है। अगला है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। आगे है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। आगे दिया है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। आगे दिया है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन हैं? तो महदाहा और सराय नाहर राय। तो भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन कौन हैं? तो महदाहा और सराय नाहर राय। आगे है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव जो है उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला है, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि पत्थर के सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अगला है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल से सीखा था। अग्नि का उपयोग करना मानव सर्वप्रथम नवपाषाण काल से सीखा था। आगे दिया है, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र जो प्रमाण मिला है वो शिवालिक पहाड़ी से मिला है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से, वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए थे। तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। आगे दिया है दोस्तों, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो सराय नाहर से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो सराय नाहर से प्राप्त हुआ था। आगे है, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण
कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकागेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकागेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आगे टेबल दिया गया है। नवपाषाणकालीन स्थल, तो स्थल है बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है। बुर्ज होम कश्मीर में, और कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ था? तो कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। दूसरा है गुफ कराल, ये भी कश्मीर में था। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिला, हड्डी निर्मित औजार मिला, धूसर मृदभांडों का प्रमाण मिला, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले। फिर कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के प्रमाण मिले और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से, जो कि पाकिस्तान में है। अगला है महदाहा जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले, धान के अलावा जौ की खेती का प्रमाण मिला व पशुवाड़ा के भी साक्ष्य मिले। अगला है कोल्डिहवा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहवा भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, जो कि धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो कोल्डिहवा को दोस्तों धान की खेती का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। अगला है संगनकलू जो कि कर्नाटक में था। संगनकलू कर्नाटक में। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। अगला है पिकलीहल, पिकलीहल भी कर्नाटक में था। यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला है चोपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में था। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला है सारूतारू जो कि असम में है। सारूतारू असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए सारूतारू से। अगला है चिरांद जो कि बिहार में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। तो चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। अगला है दाओजली जो कि असम में था। ये यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दाओजली से जो कि असम में था कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। अगला जो चैप्टर है वो हड़प्पा सभ्यता है, इसके बारे में हम डील करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो हड़प्पा काल सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली
बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जो दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं? कालीबंगन। आगे है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। अगला है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो भारत में। तो कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगन से प्राप्त हुई थी। आगे है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। अगला है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। अगला है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी का जो है वो प्रयोग किया गया था। अब आगे दिया है हड़प्पा की सीमा। तो हड़प्पा की सीमा जो है उत्तर में मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दैमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में है। तो उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा थी वो ये थी। अगला है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अब आगे टेबल दिया गया है हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। तो हड़प्पा कालीन स्थल का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको बारी बारी से डील करते हैं। सबसे पहला है हड़प्पा जो कि मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित था। इसके उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर और माधव
स्वरूप वत्स। इसका उत्खनन 1921 में किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित था। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे, तो यहाँ से हड़प्पा से अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांच से दर्पण मिला था। अगला है मोहनजोदड़ो, जो कि लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर थे। मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन 1922 में किया गया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य थे वो विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई थी। अगला है लोथल, जो कि अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित था। इसके उत्खननकर्ता रघुनाथ राव थे और इसका उत्खनन 1955 एवं 1962 में किया गया था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी का दांत, चावल व बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुद्रा, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि यहाँ से मिला था। अगला है चनहुदड़ो, जो कि सिंध में है, पाकिस्तान में। इसके उत्खनन करता थे अर्नेस्ट मैके व एमजी मजुमदार। चनहुदड़ो का उत्खनन 1931 में किया गया, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर आदि प्राप्त हुआ था। अगला है कालीबंगन, जो कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। इसके उत्खनन करता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। कालीबंगा का उत्खनन 1953 और 1960 में हुआ था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने की साक्ष्य और लकड़ी की नाली मिली थी। अगला है राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित था। इसके जो उत्खनन करता थे सूरज भान थे। इसका उत्खनन 1969 में किया गया था। राखीगढ़ी जो था वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला था। अगला है कोटदीजी। जो कि खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन करता थे धुर्ये एवं फजल अहमद खान। इसका उत्खनन 1935 और 1955 में किया गया। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे का साक्ष्य मिला है। अगला है बनावली, जो कि हिसार हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट, रविन्द्रनाथ बिष्ट थे और इसका उत्खनन 1973 में किया गया। बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से मिट्टी का हल का खिलौना मिला था। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे बनावली से। अगला है रोपड़, रूपनगर पंजाब में था ये स्थित और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। इसका उत्खनन 1955 में किया गया था और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला है रंगपुर, काठियावाड़ा गुजरात में है ये। इसके उत्खननकर्ता SR राव थे। इसका उत्खनन 1954 में किया गया था। यह भादर या मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। यहाँ से ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी का साक्ष्य मिला था।
अगला है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे और इसका उत्खनन 1958 में किया गया था और ये हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था आलमगीरपुर। यहाँ से मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। इसका उत्खनन 1927 एवं 1962 में किया गया और सुतका गेंडोर जो था वो दास्क नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं और प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है और बंदरगाह मिला है सुतका गेंडोर में। अगला है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में था। इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी थे और इसका उत्खनन 1982 में किया गया था। इसका उत्खनन 1982 में किया गया था मांडा का और यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से जो है मिला था चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वनाग्र, मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे यहाँ से। अगला है सुतका कोह, जो कि पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे जॉर्ज डेल्स। इसका उत्खनन 1962 में किया गया था और ये जो है सादी कौर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला है सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है। इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी थे। इसका उत्खनन 1964 में किया गया था और सुरकोटदा जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की हड्डी मिला है, तराजू का पल्लड़ा मिला है। अगला है हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं और अगले वीडियो में हम वैदिक काल से शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।